हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स, क्या रासायनिक बलगतिकी 07 हैशटैग 07 लेक्चर नंबर 07 की, जिसमें स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गैसीय प्रावस्था का समीकरण। इससे पहले लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट बात कर ली थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और साथ ही हमने बात कर ली थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल में हमने बात कर ली थी कि अर्धायुकाल क्या होता है। 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे बोला जाता है उस रिएक्शन का अर्धायुकाल। यानी कि इसको हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर क्या है, 4 मित्र है। शायद मैंने ये एग्जाम्पल आपको पहले भी इसी चैप्टर के किसी लेक्चर में दिया था, जहाँ पर क्या है सांद्रता में कमी हो रही थी। सांद्रण के एग्जाम्पल में जहाँ पर क्या है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे उनमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सपोज दैट ये 4 दोस्त हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, दोनों क्या है पार्टी चल रही है इनकी यहाँ। और प्लेट में क्या है 30 समोसे रखे हैं। कितने प्लेट में जो है 30 समोसे रखे हैं। तो इसके लिए अर्धायुकाल क्या होगा? अर्धायुकाल वह समय होगा जब क्या है यहाँ पर 15 समोसे शेष बच जाए, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जब यहाँ पर इस प्लेट में 15 समोसे बच जाएं, उसे क्या बोला जाएगा? यहाँ पर अर्धायुकाल, आधी उम्र बोला जाएगा, आधी जिंदगी। तो क्या है 30 समोसे थे, वो खाते खाते क्या हो गए 15 हो गए, तो उसे बोला जाएगा यहाँ पर अर्धायुकाल। तो इस समोसे के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप, जब वह समय जब यहाँ पर क्या है इस प्लेट में 15 समोसे शेष बच जाए और 15 समोसे क्या है गायब हो जाए, 15 समोसे वो खा दें, तो उसे बोला जाएगा किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल। 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगता है। या फिर अर्धायुकाल क्या होता है? वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, 50% रह जाए। उसको हम T1/2 या T50% या T0.5% से डिनोट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? T1/2, T50% और T0.5 से डिनोट कर रहे थे। आज हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गैसीय प्रावस्था का समीकरण। यानी कि यहाँ पर क्या आ गए, जो अभिकारक और उत्पाद होंगे वह क्या होंगे? वह गैसीय स्टेट में होंगे, वह गैसियस स्टेट में होंगे। क्या होंगे? गैसीय अवस्था में होंगे। सपोज दैट माना हमारे पास कोई रिएक्शन है, माना कोई अभिक्रिया है, वह क्या है A gives B+C। और जो यहाँ पर ये अभिक्रिया है जो ABC है, ये क्या है गैसीय अवस्था में है। क्या है? गैसीय अवस्था में है। अभिकारक और उत्पाद क्या है यहाँ पर गैसीय अवस्था में होंगे। तो इस प्रकार की रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी जो है ये गैस एंट्री कर जाती है, तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? बताओ क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रेशर का टर्म। क्या? प्रेशर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? प्रेशर। और प्रेशर को किस में मापते हैं हम? ATM। किस में? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोलते भी हम। तो क्या है यहाँ पर प्रेशर की एंट्री हो जाती है। तो माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या है साथ ही ये क्या है, माना कोई प्रथम कोटि मतलब जिसकी कोटि 1 हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और T=0 यानी कि जो इनिशियल जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया ही है, माना T=0 समय पर, क्या T=0 समय पर जो है A का प्रारंभिक दाब, यहां पर हम सांद्रण यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे सांद्रण हम वहां पे इसलिए यूज कर रहे थे, वहां पर लिक्विड स्टेट में था। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात कर रहे थे हम, लिक्विड स्टेट में रहा होगा, तो वहां पर क्या है हम सांद्रण यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गैसियस स्टेट में जो A हमने ले रखा है वो गैसीय अवस्था में, तो उसको क्या है दाब से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, माना T=0 समय पर क्या है A का प्रारंभिक दाब क्या है P1,
ये मान रहे हैं हम, ठीक है। और t बराबर कुछ समय पश्चात मान लो t बराबर t समय पर, t समय बाद क्या है, t समय बाद जो है, जो इसका कुल दाब, किसका, अभिक्रिया का, t समय बाद अभिक्रिया का कुल दाब PT है। क्या है, PT, क्या है, PT। और हम ये भी मान लेते हैं जो यहाँ पर रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B और C है, इनके आंशिक वाष्प दाब क्या है, आंशिक वाष्प दाब। तो ये है माना A, B, C के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में आंशिक वाष्प दाब क्या क्या है, PA, PB, PC। A के लिए जो है PA आंशिक वाष्प दाब हो गया, B के लिए PB हो गया और C के लिए PC आंशिक वाष्प दाब हो गया। तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, कुल वाष्प दाब, अभिक्रिया के लिए कुल दाब जो यहाँ पर है, तो अभिक्रिया का कुल दाब कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का कुल दाब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कुल दाब हो जाएगा PT इज इक्वल टू, इन तीनों को मिलाकर जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुल दाब प्राप्त हो जाएगा। तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस और PC। कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने यहाँ पर, t बराबर 0 समय पर A का प्रारंभिक दाब P1, t बराबर t समय बाद जो है अभिक्रिया का कुल दाब PT हो गया, और A और B और C के आंशिक वाष्प दाब PA, PB, PC। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का जो कुल दाब PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आंशिक वाष्प दाबों का कुल योग है। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर हमें PT प्राप्त हो रहा है, P टोटल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, अब क्या है, यहाँ देखते हैं t बराबर 0 समय पर, क्या है, t बराबर 0 समय पर जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट हुई है, हम कह सकते हैं t बराबर 0 समय पर क्या, प्रारंभिक वाष्प दाब। तो t बराबर 0 समय पर माना PA क्या है, P1 के बराबर है, PA यानी कि जो आंशिक वाष्प दाब है A का, जो आंशिक वाष्प दाब A का है वह क्या है, P1 है, ठीक है। और PB इज इक्वल टू 0 और PC इज इक्वल टू 0। क्या ये प्रारंभिक वाष्प दाब, ठीक है। तो जैसी जैसी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा था, सांद्रण में कमी हो रही थी, तो कुछ वाष्प जो है गायब हो जाएगी, कुछ दाब में कमी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना t बराबर t समय बाद जो PA है वह P1 में से x ATM ATM रिएक्टेंट कम हो गया, यानी कि वह प्रोडक्ट में चेंज हो गया, P1 माइनस x हो गया, ये x1 नहीं, ये कॉमा है, ठीक है, क्या ये कॉमा है, P1 माइनस x हो गया, और PB इज इक्वल टू x और PC इज इक्वल टू x। यहाँ पर जो ये x है, जो भी है PB, PA, PB, PC है, ये ATM में, किसमें, ATM में, किसमें, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अरे वो ATM नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, वो मत समझ लेना ATM रुपयों वाला। तो क्या है, PA इज इक्वल टू P1 माइनस एक्स, PB इज इक्वल टू एक्स, PC इज इक्वल टू एक्स। और कब है, t बराबर t समय बाद, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद। ये क्या हो गया, अंतिम वाष्प दाब क्या हो गया, अंतिम वाष्प दाब हो गया। तो यहाँ से हम P टोटल भी निकाल सकते हैं, कुल दाब t बराबर 0 समय पर कुल दाब। तो PT इज इक्वल टू t बराबर 0 समय पर क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, PT इज इक्वल टू तीनों के आंशिक वाष्प दाबों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस 0 प्लस 0, P1 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा P1, ठीक है। जो प्रारंभिक वाष्प दाब है वह क्या आ रहा है हमारा, P1। ऐसे ही हम बात करें कुछ समय गुजर जाने के बाद, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, कुछ समय स्पेंड होने जा, तो t बराबर t समय बाद
जो कुल दाब हो जाएगा पी टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, पी टोटल इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दो आप, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और पी ए कमाने पर पी वन माइनस एक्स प्लस एक्स, और यहाँ से ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और पी टी हमें प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट पी वन प्लस एक्स। ये क्या आ गया, अंतिम वाष्प दाब। अभी क्या है ये, यहाँ पर टी बराबर टी समय बाद का जो वाष्प दाब है, ठीक है, टी बराबर टी समय का जो वाष्प दाब है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ए क्या है, हमें ए का प्रारंभिक वाष्प दाब क्या है P1, जो कि क्या है P1 ही आ रहा है। हमें यहाँ पर ए का अंतिम वाष्प दाब भी चाहिए, ए का अंतिम वाष्प दाब। तो ए का अंतिम वाष्प दाब क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी वन माइनस एक्स। जो यहाँ पर ये पी टी है, ये टोटल अभिक्रिया का अंतिम वाष्प दाब है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है अभिकारक के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब की, आंशिक और अंतिम वाष्प दाब की। तो यहाँ से क्या है, ये हमें हमारे पास है पी ए इज इक्वल टू पी वन माइनस एक्स, और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके, दाएं वाला बाएं में, बाएं वाला दाएं में, और चिन्ह अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी वन, और इस x के मान को जो है स्टूडेंट हम इस x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी वन को यहाँ पर रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी टी माइनस पी वन को x की जगह पर रख सकते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टी माइनस पी वन, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस होता है, और माइनस प्लस का माइनस। तो माइनस माइनस जब प्लस हो रहा है तो पी ए इज इक्वल टू टू पी वन, पी वन और पी वन मिलके दो पी वन हो गए हैं, वो माइनस पी टी। ये आया है आपका अंतिम वाष्प दाब, किसका, ए का। हमें क्या क्या चाहिए था, ए का अंतिम वाष्प दाब, यानी कि अभिकारक का अंतिम वाष्प दाब और अभिकारक का प्रारंभिक वाष्प दाब। तो अभिकारक का प्रारंभिक वाष्प दाब क्या है, P1 है, ठीक है, P1 है, नोट डाउन कर लें। टाइम हो रहा है अभी रात के 2 बजे, कितना हो रहा है स्टूडेंट, रात के 2 बजे। तो रात के 2 बजे हैं, तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है जितना हो सकता है। लाइक ठोको, ताली नहीं ठोकनी है, लाइक ठोको, शेयर ठोको, कमेंट ठोको, सब्सक्राइब ठोको। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो अभिक्रिया है, चूंकि क्या है, चूंकि क्या होता है, ये 2 बिंदी बनाई और 1 बिंदी उसके नीचे, और क्योंकि ये 1 बिंदी बनाई और 2 बिंदी इसके नीचे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, चूंकि क्योंकि, और ये क्या है, इसलिए, चूंकि क्योंकि इसलिए, चूंकि क्योंकि इसलिए, चूंकि क्योंकि इसलिए। तो ये बात हुई चूंकि या फिर क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने पिछले लेक्चर में समाकलित वेग समीकरण ज्ञात किया था। तो समाकलित वेग समीकरण क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रण बट्टे प्रारंभिक सांद्रण बट्टे अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण बट्टे अंतिम सांद्रण। क्या है, प्रारंभिक सांद्रण बट्टे अंतिम सांद्रण, जहां पर हम प्रारंभिक सांद्रण क्या ले रहे थे, ए नॉट बट्टा ए, यही तो ले रहे थे। लेकिन क्या हम यहाँ पर सांद्रण की बात करेंगे, कंसंट्रेशन से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये गैसेस मीडियम में हो रही है। जो रिएक्शन हमने ले रखी है उसमें जो मीडियम है, जो प्रावस्था है वह गैसीय है। तो गैसीय प्रावस्था जहाँ पर भी होती है वहाँ पर कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रेशर, वाष्प दाब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको खलास करते हुए प्रारंभिक वाष्प दाब,
बट्टा अंतिम वाष्प दाब। कई लोग अब राइटिंग को जज कर रहे होंगे, राइटिंग को जज मत करना यार, राइटिंग बड़ी बेकार बन रही है इसमें, ठीक है। आप ये देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइटिंग जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, जो मैं यहाँ से बड़बड़ा रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। जो मैं इतनी माथापच्ची कर रहा हूँ उसको सुनो आप। समझ आ रहा है ना, प्रारंभिक लिख रखा है, ये वाष्प दाब है, ये अंतिम है, ये वाष्प दाब, ये लॉग बेस 10 है, ठीक है। तो जो ये प्रारंभिक वाष्प दाब भी हमने गणना कर ली। कौन सा था भाई प्रारंभिक वाष्प दाब? ये है, या फिर यही बोल लो, ये भी तो प्रारंभिक वाष्प दाब ही है, कुल प्रारंभिक वाष्प दाब। और जो T बराबर T समय बाद जो अंतिम वाष्प दाब था ए का, हुआ क्या, पी ए इज इक्वल टू P1 माइनस एक्स, जो कि हमें मान क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, पी ए इज इक्वल टू कहाँ पे ज्ञान किया था हमने, पी ए इज इक्वल टू 2P1 माइनस पी टी, पी ए इज इक्वल टू 2P1 माइनस पी टी। इस प्रकार से हमने कुछ ज्ञान किया था ना, इधर ही कहीं तो ज्ञान किया था, ठीक है। तो इस मान को, अब इन दोनों मान को 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 P1 बट्टा क्या, P1 बट्टा 2P1 माइनस पी टी, 2P1 माइनस पी टी, 2P1 माइनस पी टी, 2P1 माइनस पी टी। और यही जो इक्वेशन है, यही जो समीकरण है, वह किसका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गैसीय प्रावस्था का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपको ऐसे ही समझ नहीं आने वाला है। जो लोग बिल्कुल पुराने लेक्चर नहीं देख रहे हैं और सीधे क्या है इस 0.7 लेक्चर में आ गए हैं, तो उनको जो है कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर और सिक्स्थ लेक्चर देखे हैं, उनको समझा है, तो आपको इस लेक्चर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। आप कहोगे ये तो बाईं उंगली का खेल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ का ही तो खेल है। सब कुछ खेल क्या है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया है, प्रारंभिक वाष्प दाब, अंतिम वाष्प दाब, उसके बाद इक्वेशन में ही तो रखनी है मान। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस इक्वेशन से क्या है, प्रथम कोटि की गैसीय प्रावस्था का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो रात के 2 बज रहे हैं गाइज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जितने भी हमने ग्राफ देखे थे उनको एक बार दोबारा से देखते हैं इसमें। कि पहले तो हमने क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके लिए ग्राफ बनाया था। उसके बाद हमें जो एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन प्राप्त हुई थी, समाकलित जो समीकरण निकाली थी हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, और उसी प्रकार से लॉग के फॉर्म में तो जो था समाकलित वो एक समीकरण हुआ थी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, और उसी प्रकार T1/2 अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, इज इक्वल टू T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जो कि प्रारंभिक साधारण पर यहाँ पर निर्भर नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर में। तो पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे वह बनेगा किस किस के मध्य में बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये रेट आ गया, दर, अभिक्रिया की दर और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में, जो कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो प्रथम घात के समानुपाती होगा, किसके, रिएक्टेंट के प्रथम घात के समानुपाती अभिक्रिया की दर होगी। तो यहाँ से जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वह होता है स्ट्रेट लाइन। क्या प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भाई क्या है आर इज प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ से, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सांद्रण में वृद्धि के साथ साथ क्या है जो रेट है वह बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये थीटा हो गया, जो इसकी स्लोप होगी यानी कि tan थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, m क्या है यहाँ पर, स्लोप क्या है k, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त हो रहा है हमें। दूसरा ग्राफ देखते हैं, नोट डाउन कर लें, चलो ठीक है।
दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम रेट एंड टाइम के बीच में, जो कि क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो रेट और टाइम के बीच में तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में, यानी कि टाइम के साथ साथ रेट पर क्या प्रभावित होगा, किस प्रकार से रेट प्रभावित होगा। तो टाइम के साथ साथ क्या है, जो रिएक्टेंट का सांद्रण है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, वह क्या होता है, वह घटता जाता है। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ ए घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से, कुछ किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेट है R इज इक्वल टू के ए वन, ठीक है, लेकिन हम ए की जगह पर इसको रख देंगे, क्या रख देंगे, तो ये हो जाएगा के नॉट ई की पावर माइनस के टी का ग्राफ, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यानी कि टाइम के साथ साथ रेट भी घट रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ ए भी डिक्रीज हो रहा है। और जो यहाँ पर क्या है, जो ये पॉइंट है यहाँ पर के ए नॉट, क्या है, के ए नॉट, ठीक है, इंटरसेक्ट जो एरिया है के ए नॉट। दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है, डन। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम के बीच में। तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा इस वाले के लिए, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ए और ये क्या है, टाइम, इस इक्वेशन के लिए। तो क्या बनेगा, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो ऋणात्मक ढाल वाला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक ढाल वाला और स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, जिसकी स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने बात कर रखी है सब, ये सब हमने बात कर लिया है। क्या होगी, जो स्लोप होगी माइनस के बाई 2.303 और जो ये सी, ये क्या है, स्लोप है एन, और जो ये है लॉग बेस 10 ए नॉट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा ग्राफ किस किसके बीच में, तीसरा ग्राफ बनेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में। किस किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, जो कि क्या है, ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू टी बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो आ जाएगा ए नॉट, यानी कि इधर कहीं टी बराबर 0 पर। तो किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है हमें, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रेट, क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और यदि t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या इन्फिनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, यदि t इज इक्वल टू इन्फिनाइट रख लो, इन्फिनाइट e की पावर इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पे बात हो रही है, यानी कि रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, जो अर्धायु काल वाला संबंध है यहाँ पर, जो T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है T1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, T1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड ही नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए पर, डिपेंड कर रहा है क्या, मतलब प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट पर डिपेंड ही नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो डिपेंड ही नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर,
ग्राफ ये कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो अभिक्रिया का रेट होगा उस पर कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट ग्राफ है उसकी बात करते हैं। लास्ट ग्राफ हम बनाएंगे प्रोडक्ट के टर्म में, यानी कि सपोज दैट कोई रिएक्शन है ए गिव्स, तो ए गिव्स प्रोडक्ट सपोज दैट टी बराबर 0 टाइम पर, टी बराबर 0 समय पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है ए नॉट, टी बराबर 0 समय पर जो प्रारंभिक सांद्रण है वह क्या है ए नॉट। लेकिन कुछ समय पास हो जाने के बाद, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, कुछ टाइम स्पेंड हो जाने के बाद जो है कुछ सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी उसके सांद्रण में किसके कमी आती जाएगी। तो टी समय गुजर जाने के बाद जो हमारे पास सांद्रता आएगी वह सपोज दैट ए नॉट माइनस एक्स है। एक्स सांद्रण में कमी आ चुकी है, क्या हो गया, एक्स सांद्रण में कमी आ चुकी है। ये तो हम बात कर रहे हैं अभिकारक के सांद्रण के लिए। लेकिन टी बराबर 0 समय पर जो उत्पाद है वह क्या है, वो बनेगा। टी बराबर 0 समय पर मतलब रिएक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है और एकदम से उत्पाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि ये क्या है 0 मान लो, कुछ नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टी बराबर टी समय पर अभिकारक के सांद्रण में जो कमी हो रही है, तो जितनी जो है अभिकारक के सांद्रण में कमी होगी उतनी ही क्या होगी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो कमी कितने की हो रही है यहाँ पर, x की हो रही है। तो यानी कि उत्पाद के सांद्रण में क्या है, x की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वृद्धि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट के टर्म में क्या है, इस अभिक्रिया के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से हमें क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ये ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, कुछ इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। आ गया ना, क्या आ गया, ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से किया मैंने क्या किया, इस x को इधर ले गया, इस वाले पार्ट को इधर लाया, ठीक है। तो a माइनस, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, e की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एक्स। ये a नोट क्या है, कॉमन है दोनों, तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या इसमें 1 बच जाएगा माइनस e की पावर माइनस के टी। तो ऐसा ही तो आ रहा था, कुछ इसी प्रकार से तो आ रहा था, ठीक है। x इज इक्वल टू आ गया ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ गया, ठीक है। क्या आ गया, तो प्रोडक्ट के टर्म में आ गया। तो क्या आया हमारे पास, प्रोडक्ट के टर्म में है p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ गया। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, जो कि क्या है इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अभिक्रिया का, वैसे वैसे क्या है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती जाएगी। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो ग्राफ है हमने बनाया है ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। इतने सब ग्राफ जो हमने किसके लिए बनाए हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, लगभग 6 से 7 ग्राफ बनाए हैं, लगभग 6 से 7। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उनके लिए जो है ग्राफ भी देख लिए, जितनी भी हमने इक्वेशन प्राप्त की थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक हो गया तुम्हारा, या फिर वेग नियम हो गया, या फिर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम किन किन नियमों से कर सकते हैं। तो वेग निर्धारण की विधियां जो कि हमने कर लिया, ऑलरेडी कर चुके हम,
एक तो अभी हमने की है अभी की हाल ही में, कौन सा पहला मेथड है ग्राफिया विधि। अभी हमने किया जिस प्रकार से हमने किया ग्राफ बनाए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या हो गया ग्राफिया विधि। मतलब ग्राफ दे रखा होगा, सपोज दैट ग्राफ दे रखा होगा, इस प्रकार से स्लोप दे रखी होगी, tan थीटा दे रखा होगा, या फिर इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे रखे होंगे, ठीक है। इधर ये टाइम हो गया, ये आर हो गया, इस प्रकार से। दूसरा जो मेथड है इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो मेथड है वह है आपका प्रारंभिक दर विधि, यानी कि जो वेग नियम था, वेग नियम बोल लो, वेग नियम है प्रारंभिक दर नियम। इसमें क्या कर रहे थे हम, ध्यान है किसी को, प्रयोगों के आधार पर जो है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर रहे थे, और फिर उन अभिक्रिया की कोटि जो कोटि थी, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्राप्त कर रहे थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, या फिर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो वेग स्थिरांक का मान था, जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक था उसको ज्ञात कर रहे थे। और उसकी सहायता से भी क्या है, हम पता कर रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, या शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। और जो थर्ड वन मेथड किया हमने समाकलित वेग नियम, जिसमें हम क्या है समीकरण प्राप्त कर रहे थे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने प्राप्त की, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी, तो उसी मेथड की मदद से हम क्या है वेग निर्धारण कर सकते हैं। और जो चौथा मेथड है वो है अर्धायु नियम, जिसमें हम क्या अर्धायु काल ज्ञात कर रहे थे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु नियम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और साथ ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या अर्धायु काल ज्ञात किया था। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वह अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हमने ये मेथड भी देख लिए हैं, क्या है जो वेग निर्धारण की विधियाँ हैं। पहला है ग्राफिया मेथड, सेकंड है वेग नियम या फिर प्रारंभिक दर नियम, जो तीसरा हमने किया है समाकलित वेग नियम, और चौथा क्या है अर्धायु काल का जो नियम है, अर्धायु काल नियम या फिर अर्धायु विधि, हाफ लाइफ मेथड। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, यहीं पर सम अप करते हैं। थैंक यू।